आज हम इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में समझने वाले हैं। ये है क्रीमी लेयर कैटेगराइजेशन विद इन द ओबीसी कैटेगरी। ये क्या होती हैं, इनके क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हम वो देखने वाले हैं। ओबीसी होती क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा कि ये क्रीमी लेयर क्या होता है, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये आया कहाँ से। साथ के साथ अगर क्रीमी लेयर डिफाइन किया गया है तो इस क्राइटेरिया में कौन से लोग आते हैं, साथ ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद लोगों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट क्या रही, कंट्रोवर्सीज क्या है करंट डेट में, और रिसेंट में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, और साथ के साथ इनकी कंक्लूजन। आज हम वो सब समझेंगे। चलिए एक-एक करके इसे समझते हैं। ओबीसी कैटेगरी के अंदर उन कुछ कास्ट को इंक्लूड किया गया जिनको सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड पाया गया। ये कुछ क्राइटेरियाज रखी गई थी ओबीसी कैटेगरी के अंदर में कास्ट को इंक्लूड करने की। दो तरीके की रिजर्वेशन सिस्टम हो सकती है, पहला हॉरिजेंटल और दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि अगर सपोज 15% रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दी गई है और किसी एग्जाम में टॉप रैंक 10 के अंदर में एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट आ जाता है, तो अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सिस्टम हम फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो सिर्फ एसटी कैटेगरी से ही आएगा। अगर उसकी मार्क्स अच्छी है, उसे रैंक अच्छा मिल गया, तो भी उसे जनरल कैटेगरी से सीट नहीं मिल सकती। बट अदरवाइज जो वर्टिकल कैटेगरीज में होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम अभी फिलहाल हमारे इंडियन सिस्टम में वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एसटी कैटेगरीज की सीट है और किसी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो रैंक है वो अंडर जनरल कैटेगरी के अंदर आ गया, मतलब वो टॉप 50 में अगर सपोज आ जाता है, तो उसे जो वो रिजर्वेशन के थ्रू नहीं, उसे वो सीट जनरल कैटेगरी के थ्रू मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं हम वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम। अब हम ये समझते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है। क्रीमी लेयर वैसे लोगों को बोला जाता है जो रिलेटिवली वेल्थी एंड सोशली एडवांस मेंबर ऑफ द सोसाइटी या फिर किसी ग्रुप के हैं। जैसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर वैसे लोग जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो उनको हम क्रीमी लेयर में के अंदर में ला सकते हैं। तो क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करने का सबसे सिंपल सा पर्पस ये था ताकि हम इक्वालिटी दे पाए लोगों के बीच में। अगर हम बैकवर्ड क्लास किसी को बता रहे हैं, तो जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि ये इक्वालिटी है, हम सबको बराबर की चीजें दे रहे हैं, बराबर की साधन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उससे जो लोग ज्यादा डिप्राइव्ड कैटेगरी से हैं, जो जिनको सुख सुविधाएं ज्यादा नहीं मिली, वो बेसिक सुविधाओं को भी नहीं ले पा रहे, तो इसके लिए हम इक्विटी की कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं ताकि सभी लोग एक बराबर की जगह पर आ सके। जो बेसिक नीड है वो सबकी कंप्लीट हो। बट अभी करंट सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि रियलिटी कुछ और ही है। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये था कि टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अनइक्वल्स, ताकि सब एक को एक बराबर की सुख सुविधाएं, एक बराबर के रिसोर्सेस मिनिमम लेवल पे मिल सके। रिजर्वेशन सिस्टम पे हमेशा से डिबेट इसलिए भी बना रहा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और उसी कम रिसोर्सेज को लेने के लिए लोग काफी ज्यादा है। तो हमेशा रिजर्वेशन सिस्टम में जब भी कोई डिसीजन किसी के फेवर में आता है या फिर किसी को लगता है कि नहीं मेरा हक छिन रहा है, तो इस वजह से ये हमेशा विवाद को मुद्दे में बने रहते हैं। आगे हाउ टू डिसाइड क्रीमी लेयर। तो सबसे पहला इसका पैरामीटर होता है इनकम थ्रेशोल्ड। दूसरा की पेरेंटल एम्प्लॉयमेंट कंसिडरेशन, बच्चे के इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, सपोज किसी के पेरेंट्स दो जो करंट सिचुएशन में वो अभी रिच हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको अपब्रिंगिंग भी काफी अच्छी मिलेगी, उनको बेसिक जो चाहिए होती है सुख सुविधाएं वो चीजें जरूरी हैं। एक कथित तौर पे हम कह सकते हैं कि करने वाले लोग कहीं भी कुछ भी कर जाते हैं या कीचड़ में कमल खिल जाता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उसमें निकलने वालों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। तो एक जब हम बात करते हैं कि किसी की प्रोग्रेस के बारे में, तो उसके लिए एक बेसिक नीड जो होती है वो जरूरी होती है हर किसी के लिए, क्योंकि सभी एक ह्यूमन है। अलग स्पीशीज होती है तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसी बच्चे को अगर बेसिक सारी नीड जो है वो मिल गई, ठीक है, तो उसके बाद वो अपने करियर में या फिर अपने जीवन में वो अच्छा कर जाता है, वो एबल हो जाता है चीजों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के हर एक तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से वो एबल है। उसके बाद वो भी अच्छा कमाना स्टार्ट करता है, उसकी भी अर्निंग अच्छी खासी रहती है, वो अच्छा कमाता है। फिर क्या होता है, वो भी वापस से रिच रहता है। तो ये एक विशेष साइकिल है जो कि चलती रहती है। अब सेम प्लेस पे हम एक
एक पुअर पर्सन को रखते हैं, जो कि बहुत ही कम इनकम करता है, तो वो अपने बच्चों को कम सुविधाएँ दे पाएगा, कम तरीके से संसाधन दे पाएगा। उसे थोड़ी-सी कम रिसोर्सेज़ मिलेंगे, हो सकता है कि वो गाँव में रह रहा हो। जो थोड़े से शहर में रहने वाले बच्चे हों, उनको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिली हो, उनके ब्रेन डेवलपमेंट का मौका उनको ज़्यादा मिला हो, तो वो बच्चा उस बच्चे को उसी तरीके की सुविधाएँ मिलती हैं। कभी-कभी वो अनेबल हो जाता है, वो एबल नहीं रहता सारे के सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफिल करने के लिए, है ना? जो मार्केट की डिमांड हो रही है, जो स्किल्स चाहिए, वो उसके पास नहीं रहती। इसके वजह से वो फिर मजबूरन किसी और काम को करता है या फिर मज़दूरी करता है या छोटे काम को करता है, जिसकी वजह से उसकी इनकम भी लो रहती है। तो फिर क्या होता है, वो गरीब का गरीब ही बना रहता है। तो ये एक अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब बनता जाता है। ये एक विशेष साइकिल चलता है। तो इसी को तोड़ मेरिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी के अंदर कोई मेरिट है तो उसके लिए बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए। पहला तो होता है जीन, किसी को जीन से मिल गई हो कोई चीजें तो वो बाई चांस होता है। अगर हम एनवायरमेंटल हम किसी बच्चे की एनवायरमेंटल कंडीशन चेक करेंगे कि उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या रही है उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, बाकी सारी चीजों को इम्प्रूव होने के लिए। पहला तो कि उनके पेरेंट्स हैं, क्या उनकी परवरिश कैसी मिल रही है, बेसिक नीड उसकी कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, वो कैसे सोचते हैं, वो उसे कैसा बनाना चाहते हैं, किस तरीके की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। दूसरा होता है कि वो फैमिली में बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, किसी की फैमिली कैसी है, उसी तरीके से उसकी थिंकिंग भी डेवलप होती है। उनकी कम्युनिटी क्या कहती है, ठीक है, उनके कम्युनिटी में अगर किसी तरीके की बातें होंगी कि नहीं पढ़ाई-लिखा की बातें होती है या गले की बातें होती है, तो उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कोई क्या सीख रहा है। साथ के साथ वहाँ पे एजुकेशन की क्या सिचुएशन है। अ, किसी किसी के एनवायरनमेंट में। किसी एनवायरनमेंट में अगर ये सारी चीज़ें अच्छी से मिल रही होंगी, तो वो बच्चा मेरिटियस हो सकता है। क्रीमी लेयर की हिस्टोरिकल ग्राउंड समझते हैं हम। सबसे पहले 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें ओबीसी कैटेगरीज़ की बात की गई थी कि अम, कि अदर बैकवर्ड कास्ट भी हैं इंडिया में, ठीक है? जो लोग पिछड़ेपन को झेल रहे हैं, जो जो बैकवर्ड हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली। बाद में 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने 27% की रिजर्वेशन दी थी ओबीसीज के लिए। बाद में फिर 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दिया था ओबीसी कैटेगरीज के अंदर में पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को। फिर उनकी अगर क्रोनोलॉजी अगर हम समझे तो 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट भी आया था, जिसमें कि ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर कैटेगराइजेशन की सबसे पहले बात की गई थी। अब समझते हैं कि कौन है जो क्रीमी लेयर के अंडर में आएंगे। तो एक एक करके उनकी कैटेगरीज देखते हैं। पहले जिनके पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है। दूसरे भी जो सर्विस कैटेगरीज में जिनके पेरेंट्स हो, जैसे कि किसी के पेरेंट्स अगर ग्रुप ए में हो, कोई भी एक, एंड अगर किसी के दोनों पेरेंट्स अगर ग्रुप बी सर्विसेज में हो, तो वो भी। इनके अंदर भी और भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन की गई है, जिनका लूप होल भी लोग निकाल करके बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो आप डॉक्यूमेंट में बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। तो अगर किसी के पेरेंट्स से इन 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 सेक्टर्स में कर्नल रैंक पर हो या उससे ऊपर हो, तो भी। फोर्थ वन इज प्रोफेशनल क्लासेस एंड अगला कैटेगरी है प्रोफेशनल क्लासेस का, कि जिनके पेरेंट्स भी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट इस तरीके का पोस्ट पर हो, तो या फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छे ही पोजीशन पर हो, तो वो। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी ओनर्स, ठीक है। बट हाँ, एक्सक्लूड किया गया है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया रखी जाती है कि ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज को इससे एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम एंड वेल्थ टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, अभी फिलहाल करंट जो है वो 8 लाख की लिमिट रखी गई है, ठीक है, वो भी आपके पेरेंट्स की इनकम पे। अगर इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि अगर आपकी इनकम, आप किसी जॉब में ऑलरेडी हो, आपने दूसरी गवर्नमेंट जॉब में स्विच करना है, और अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर भी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी जो रखी गई है वो आपके पेरेंट्स की रखी गई है, आपके इनकम की नहीं रखी गई है, ठीक है। तो जो लोग क्रीमी लेयर के अंदर फॉल करते हैं,
वो ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप तो ये कुछ कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की गई हैं कि इनमें काम करने वाले लोग जो हैं वो क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं और उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक पॉइंट समझते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, फिर भी उनको ओबीसी रिजर्वेशन कैसे मिल गया? तो वो ऐसा करते हैं कि कभी-कभी ये जो सबसे पहला तो ये जो इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो 1 साल का किया गया है कि नहीं, इन कैटेगरीज़ को डिफाइन करने के बावजूद भी इनके बहुत सारे लूप होल्स हैं, जो आप करंट केसेस में देख रहे होंगे कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है ओबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए, उनको भी रिजर्वेशन मिल रही है। तो वो इसके लूप होल्स ढूँढ रहे हैं इन पूरे की पूरी जो कंडीशंस डिफाइन कर रखी है, इनके बाद भी। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि कैसे क्रीमी लेयर को ओबीसी कैटेगरी के अंदर में अप्लाई किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या हुआ ओबीसी रिजर्वेशन के। तो उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट जॉब में रिज़र्वेशन दी गई है और साथ के साथ और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर रिज़र्वेशन दी गई है, ठीक है? लेकिन इसका एक जो है वो बुरा इफ़ेक्ट ये पड़ा है कि कुछ लोग जो हैं इसकी बेनिफिट नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। तो इसके कुछ लूप होल्स हैं, जो कि आप करंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि जिनके पेरेंट्स भी ऑफ़िसर पोस्ट पर हैं, उन्होंने भी रिज़र्वेशन ली हुई है। तो इस रिज़र्वेशन के कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं और डिबेट भी रही हैं। जैसे क्रीमी लेयर को इम्प्लीमेंट किया गया ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर में बीच में बात से ये कुछ आर्गुमेंट्स ये भी आ रहे थे कि इसी कॉन्सेप्ट को एसटी और एससी कैटेगरीज में भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जिसके वजह से इसमें इसके एंटी आर्गुमेंट्स और भी ज्यादा देखे गए कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, जो पिछले कई सालों से जो जिस तरीके से हमारा सोशल स्ट्रक्चर बना था, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट गलत है। साथ के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपने ऊपर में ही देखा, आपने ऊपर के स्लाइड में समझा कि इतने सारे गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को इसको वॉयलेट करना है या फिर अगर जिनको पता है कि सिस्टम में बहुत लोगों को तो ये भी क्लैरिटी नहीं होती कि क्रीमी लेयर के अंदर में आते कौन लोग हैं। और उसके बाद जिनको सिस्टम की नॉलेज होती है, वो उसके लूपहोल्स को पता करके वो इसकी बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है कि कैसे पहचाना जाए कि कौन लोग क्रीमी लेयर में है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी इनकम होती है, जो टैक्सेबल इनकम होती है, तो हम ये पहचान पा रहे हैं कि उनकी इनकम कितनी है। लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग बिज़नेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिनकी इनकम जो है वो ऑन अकाउंट नहीं दिख रही होती बट बैकग्राउंड में है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसा बहुत सारा कंडीशंस है जो कि इतने सारे कंडीशन में भी नहीं फॉलो करता। जैसे कि रेंट वाला इनकम जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसे करके अलग-अलग कैटेगरीज़ में अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारे इश्यूज़ करंट में दिख रहे हैं हमें। तो अभी ज़रूरत है इसको भी एड्रेस करने की। साथ के साथ जो रिसेंट में डेवलपमेंट की गई है वो 8 लाख की लिमिट सेट की गई है। आगे चल के गवर्नमेंट इसमें और भी चेंजेस कर सकती है। तो जैसे होगा हम इसमें अपडेट लेते रहेंगे। आज हमने देखा कि क्रीमी लेयर क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रिजर्वेशन की क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, ओबीसी क्या होता है ये समझा। साथ के साथ मैंने जो डिटेल्स दिए थे वो गवर्नमेंट के डेटा से थे, तो उनकी मैंने लिंक दे दी है। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई आप चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन।